नमस्कार। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हम आपको आते हैं देश और दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी, टेलीविजन की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही और उन खबरों से आपका वास्ता क्या है। प्रेस वार्ता में आज हम उन तमाम बड़ी खबरों पर भी चर्चा करने वाले हैं जो हर खास व आम के बीच में चर्चा का विषय रही है, चाहे फिर वो राजनीति से जुड़ी खबर हो, समाज से जुड़ी खबर हो, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर आपके दैनिक जीवन से जुड़ी खबर हो या फिर लोकसभा चुनाव के तमाम बड़े अपडेट्स हो, तमाम बड़े फैसले हो, ये सभी खबरें आपको जानना है। इन तमाम खबरों को लेकर हमारे साथ में जुड़ गए हैं हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव सर। आपका स्वागत है। हमारे एडिटर सूरज पाठक जी भी हमारे साथ में जुड़े। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव सर आपसे जानना चाहूंगा कि देश और दुनिया की वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त चर्चा का हिस्सा है। देखिए, सबसे बड़ी खबर और खुशी की खबर ये है कि अमेरिका के राजदूत ने कहा कि अगर आप भविष्य में सुनहरा अवसर देखना चाहते हो तो भारत आइए। मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि यदि अमेरिका की राजदूत ये कहते हैं कि यदि आप भविष्य देखना चाहते हो तो आप आइए और भारत में काम करिए। तो इसमें एक प्रकार से वो अपील है कि जो विदेशों में बेरोजगार युवा है और जो जिनका कुछ एक्स्ट्रा सोचने की क्षमता है, करने की क्षमता है, उनको उन्होंने अपील किया है कि आप यदि कुछ करना चाहते हो और आप कुछ हटके करना चाहते हो, जैसे भारत में स्टार्टअप का के रूप में जो चल रहा है, इसका लाभ लेना चाहिए और भारत आइए। भारत स्वागत के लिए तैयार है। और उन्होंने इसके आगे बढ़ के ये भी कहा कि भारत जिस तेजी से बढ़ रहा है और जिस प्रकार से विकास के कार्य में रुचि ले रहा है और विकास के कार्य होते हुए दिखा रहा है, उससे ऐसा लग रहा है आने वाले जो दिन है, आने वाला जो समय है, ये बिल्कुल भारत के पक्ष में अनुकूल होता जा रहा है और यहाँ पर युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। तो अमेरिकी के राजदूत ने जिस प्रकार से ये एक अपीलीय भाषा में बात की, निश्चित रूप से ये सराहनीय है और भारत के लिए एक अच्छी खबर है। दूसरी बात यह है, जो गांजा में अभी युद्ध चल रहा है, उसमें बड़ी गलती के लिए जो है या तो नेतन्याहू को दोषी माना जा रहा है कि वो जिस प्रकार से इस युद्ध को समाप्त करना नहीं चाहते हैं, उससे आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ हो या अन्य जो देश है, उनके भी ये ज्यादा सुन नहीं रहे हैं। इस कारण से अधिकतर लोग इनको समझाइश दे रहे हैं या हमसे कोई सहयोग की उम्मीद मत करो। लेकिन इजराइल का ये कहना है कि नहीं, जब तक ये पूरे जड़ से मैं नहीं मिटा दूं, क्योंकि ये और अचानक हमला करते हैं जिससे इजराइल को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसीलिए इस युद्ध विराम से पहले करना होगा कि इसको किस प्रकार से जो है दोबारा इसके पुनरावृत्ति ना हो, इस प्रकार के लड़ाई, इस प्रकार के हमला कोई दूसरा ना कर पाए। बिल्कुल। इसके अलावा इस बार एक और खबर के और मैं बात करना चाहूंगा। जिस प्रकार बेंगलुरु के बाद अब चेन्नई भी पानी के लिए चिंतित है, की खबर हमने पहले भी यहाँ पर इसमें प्रकाशित किया गया है कि वहाँ पानी के लिए छोड़ रहे हैं, उस शहर से बाहर जाके बस रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कुछ सालों में यहाँ पानी की किल्लत होगी और पानी के लिए मारामारी होगी। इसी प्रकार से चेन्नई भी जो है अभी सूख रहा है। सबसे बड़ी झील जो है वो जीरो वाटर पर आ गया है। मतलब यही है कि जिस प्रकार से वाटर लेवल नापा जाता है, एक जीरो वाटर और जो हाई वाटर का जो लेवल है वो बिल्कुल जीरो वाटर में है और बिल्कुल पहली बार इस बार इस स्तर पर पानी देखने को मिल रहा है। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बेंगलुरु के बाद अब चेन्नई भी सूखाग्रस्त होने की स्थिति में आ जाएगा। अभी नहीं आए तो कुछ साल बाद निश्चित रूप से इसको इसमें दिक्कतों का सामना वहाँ के निवासियों को करना पड़ सकता है। इस खबर के अलावा
एक और खबर जो है रामदेव और बालकृष्ण जी के लिए है कि इन के ऊपर जिस प्रकार रामदेव बाबा और बालकृष्ण ने हाई कोर्ट से माफी मांगी है, लेकिन फिर भी कोर्ट ने ये माना कि आपके लिए ये माफी ये तो सब मजाक लगता है। शायद आपने इस बार भी जो है मजाकिया लहजा में आपने ये माफी मांगी है, तो इसीलिए जो है ये हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और आप इसके लिए कोई ना कोई ठोस हम लोग फैसला लेंगे, इसके लिए आप तैयार रहिए। इसका मतलब ये है कि आने वाले जो दिन है वो दिन इन दोनों के लिए, चाहे वो रामदेव बाबा हो चाहे बालकृष्ण हो, तो इनके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है। और हमारे एडिटर सूरज पाठक जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, मैं आपसे भी यही चाहूँगा कि आप भी राष्ट्रीय स्तर की वो तमाम बड़ी खबरों पर प्रकाश डालें जो इस वक्त चर्चा का हिस्सा है। मैं जैसा कि देश में अंतर्राष्ट्रीय खबरों की उससे मैं कहा हमारे एडिटर इन चीफ में, और कुछ खबरें ऐसी हैं जो चुनाव से जुड़ी हुई हैं, लेकिन कुछ खबर ऐसी भी हैं जिन पर मैं चाहूँगा कि दर्शकों को ध्यान आकर्षित। तो सबसे पहली खबर बताना चाहूँगा कि अमेंडमेंट एक्ट है उसको लागू हुए है 1 माह हो चुका है, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ था। तब इस संदर्भ में इस कानून को लेकर के बहुत सारी बातें आ रही थी, विरोध के स्वर उभर रहे थे। कई जगह ये बात, इसकी सफाई में भी कुछ कहा गया था। अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही थी कि ये कानून क्या है, इसका विश्लेषण भी उन्होंने किया था। लेकिन अभी 1 माह हो चुका है और 1 माह में सिर्फ एक आवेदन आया है नागरिकता के लिए। तो ये इस कानून को इस तरह से देखा जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो इसके विरोध में थी कि यहाँ लागू नहीं होने देंगे। कई और राज्यों ने भी कहा था कि यहाँ लागू नहीं होने देंगे, लेकिन वहां पर इस तरह की लागू हो जाने के बाद में इसको लेकर के कोई वैसी स्थिति देखी नहीं गई। एक आवेदन आया, हालांकि कई बार ये भी रहा है कि कुछ विरोधी दलों के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि यदि आप ये आवेदन करेंगे तो आप यहाँ रह नहीं पाएंगे, फिर आप विदेशी कराएंगे। तो हालांकि ये अमित शाह ने अपने बयान में स्पष्ट कर दिया कि ये भ्रामक जानकारी है, ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। और जिस समय सदन में इसको लेकर चर्चा हो रही थी तो बहुत सारी बातें स्पष्ट हो गई थी। तो ये खबर है जो सीए को लेकर के है, और देश में वो नागरिक, जैसा कि उसमें बताया गया था कि जो 3 देशों में अल्पसंख्यक हैं और वहां से शरणार्थी हैं, भारत आए हुए हैं, वो नागरिकता के लिए इसमें आवेदन कर सकते हैं, उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। इसी इस बात को लेकर के जो सीए कानून को लेकर के जो तमाम चीजें चल रही थी, तो इसको लेकर के कल की गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में थे और बालूर घाट में उन्होंने सभा की थी। तो उन्होंने कहा था कि क्योंकि पश्चिम इस कानून को लेकर के उन्होंने कल कहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी घुसपैठियों पर रोक नहीं लगाएंगी, क्योंकि वो उनकी ताकत है और वही बाद में उनके मतदाता बन जाते हैं, उनके वोटर बन जाते हैं। घुसपैठ को नहीं रोकेंगी, क्योंकि वो बाद में अवैध तरीके से उनके दस्तावेज तैयार हो जाते हैं और उनको वोटर बना लिया जाता है, जो देश के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है, देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई बात है और साथ ही देश के नागरिकों के अधिकार की बात है। तो अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनको लेकर के निशाना साधा है इस बात को लेकर के। और मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम चुनाव अभियान की शुरुआत के दौरान से ही देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दक्षिणायन है, दक्षिण की 131, हालांकि जो 5 राज्य हैं वहां पर 129 सीटें हैं, लेकिन लोग दौर में रहकर 131 सीटों का उनका टारगेट हो रहा है। लेकिन जो टारगेट 129 को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं और उनका पूरा फोकस है कि वो दक्षिण से इस बार भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के समर्थक जो दल हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें वहां पर मिलें। क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक स्टाइल है, उनका अपना एक तरीका है, जिस तरह से वो जहां जाते हैं वहां की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि जो चीजें वो महाराष्ट्र में कहते हैं वही चीजें आंध्रा में कहते हैं, या फिर वही बात उठा करके वो मध्य प्रदेश में, वो उनका अपना एक तरीका है। उसी तरीके पे अपने स्टाइल में उन्होंने जो डीएमके पर निशाना साधा है, उन्होंने कहा कि डीएमके जो है ये राजनीतिक दल नहीं, एक तरह की कंपनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी कांग्रेस पर इस तरह के तंज कस चुकी है कि एक परिवार द्वारा संचालित की जाने वाली कारपोरेट कंपनी है, राजनीतिक दल नहीं है। और अब वही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएमके के लिए बोली है और कहा है कि ये तमिलनाडु को लूटने में लगे हुए हैं, तमिलनाडु के विकास की इन्हें कोई चिंता नहीं है
और ये केवल अपने विकास के लिए काम कर रहे हैं। और डीएमके पर निशाना साधते हुए उन्होंने जो कहा है कि भ्रष्टाचार का कॉपीराइट जो है वो द्रमुक के पास, डीएमके के पास भ्रष्टाचार का कॉपीराइट है, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। और इस बार यहाँ की जड़ को खास करना। दूसरी बात करूंगा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले पर आरोप लगाए भाषण में उसका पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि पार्टी के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग से जोड़े जाने को लेकर के जो कहा कि, क्योंकि ये बात कही जाती है कि 1936 में जो मुस्लिम लीग ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, मुस्लिम लीग ने जो वादे किए थे 1936 में, वही की वही तमाम चीजें कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र, जैसे न्याय पत्र का नाम दिया गया, उसमें शामिल किए हैं। तो उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था। तो उसको लेकर के पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। और एक तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा भारत को जोड़ा है, दूसरी तरफ वो है जिन्होंने हमेशा लोगों को बांटने की कोशिश की। हालांकि राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी लिखा है कि इतिहास गवाह है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों के साथ कौन खड़ा रहा है। तो इस तरह को लेकर के तमाम चीजें चुनाव में वार पलटवार को लेकर सामने आ रहे हैं। एक तस्वीर वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, मैं बताना चाहूंगा, और ये तस्वीर है गुजरात के जूनागढ़ की। गुजरात के जूनागढ़ में क्योंकि वहाँ एक फोक म्यूजिक का एक कार्यक्रम होता है, ये कार्यक्रम लोक डायरो के नाम से जाना जाता है। और लोक डायरो में वहां के दोनों भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय प्रत्याशी और कांग्रेस के भी स्थानीय प्रत्याशी जब वहां पहुंचे तो उनके समर्थकों ने उन पर नोट लुटाना शुरू कर दिया, नोट उड़ाना शुरू कर दिया और वहां नोटों की बरसात की जाने लगी। तो उसको लेकर के जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। और मैं बताना चाहूंगा मनीष की जिस तरह से यहाँ हम देख रहे हैं कि भारत में तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर वार प्रत्यारोप कर रहे हैं और अपनी दल में समर्थन की अपील कर रहे हैं। इन सब बातों के बीच में यहाँ एक बात जरूर बताना चाहूंगा मैं कि जिस तरह से राजीव मोहन चंद्रशेखर जो हैं, राजीव चंद्रशेखर कांग्रेस के सांसद शशि थरूर को उन्होंने मानहानि का नोटिस भेजा है, क्योंकि शशि थरूर ने कहा था कि वो मतदाताओं को रिश्वत दे रहे हैं, मतदाताओं को घूस दे रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री जो हैं अभी चंद्रशेखर, उन्होंने शशि थरूर को नोटिस भेजा है कि वो माफी मांगे, अन्यथा उनके खिलाफ मानहानि का प्रकरण दायर कराया जाएगा। तो इस तरह की बातें भी कहीं ना कहीं चुनाव में सामने आ रही थी। बिल्कुल ठीक है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रभाल सक्सेना सर भी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। आपसे जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जो इस बीच में हर खास आम के बीच में चर्चा का विषय रही है। प्रभाल सक्सेना जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। जी 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 बिल्कुल। सर, मैं यही जानना चाह रहा था कि मध्य प्रदेश की वो बड़ी खबरें कौन सी है जो इस बीच में हर खास आवाम के बीच में चर्चा का विषय है, जनता में उनकी चर्चा है। देखिए मनीष, कल जो घटनाक्रम हुआ है उसमें राजगढ़ जो सीट है जिससे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, वहां पर पार्टी ने ज्वाइनिंग कमेटी चेयरमैन नरोत्तम मिश्रा जिम्मेदारी सौंपी है। और नरोत्तम मिश्रा जो बहुत वरिष्ठ नेता है और शिवराज सिंह चौहान सरकार में संकट मोचन कहलाते थे, वो राजगढ़ उन्होंने संभाल लिया है। और जिस तरह 91 में प्यारेलाल खंडेलवाल बाहर चुनाव लड़े थे, उस समय जो स्थिति बनी थी उस तरह ही वो उसी का अनुरूप वो जो है उन्होंने अपनी रणनीति शुरू की है। उसी तरह उन्होंने जैसे शतरंज में विचार बिछाते हैं वो कार्य शुरू कर दिया है। आपको याद होगा कि जैसे छिंदवाड़ा की कमान जो है वो वरिष्ठ नेता और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को सौंपी है। इस तरह पार्टी ने अब उन सीटों को चिन्हित किया है जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी जगह पर उन्होंने जो है अब अपने कद्दावर नेताओं को ताना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यह है कि 29 में से 29 सीटें मध्य प्रदेश से मिले, उसके लिए जो है काम शुरू हो गया है। राहुल ने तो यात्राओं को जो कल उन्होंने न्याय पत्र इसको नाम दिया है, उसको लेकर कल जो है प्रदेश कांग्रेस के अंदर तमाम बड़े नेता इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि ये जो लोगों का दर्द है, एक्चुअली ये दर्द ही न्याय पत्र है। आम आदमी जिस तरह से परेशान हो रहा है, कई उसकी दिक्कतों का वो सामना करना पड़ रहा है इसको, तो कांग्रेस ने कल पूरा फोकस अपना न्याय पत्र को दर्द पत्र के रूप में बताया है। जनता का दर्द है ये उन्होंने बताने का प्रयास किया है। और मैं आपको बता दूं, गोड़वाड़ा में जो चल रहा है इस समय,
वो फग्गन सिंह पुलिस थे और ओमकार सिंह के बीच में जो एक कांटे की टक्कर युद्ध है, लड़ाई है, उसको लेकर जो है अब पूरा फोकस आदिवासी सीटों पर जो है लगा दिया गया है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उसकी कोई भी छवि जो है, ये उसका परंपरागत वोट है, उसको प्राप्त करने के लिए कोई ताकत लगा रहा है। घोषणा पत्र नहीं की गई है, न्याय पत्र नहीं गई है। वो हर दिन जो है राहुल गांधी वहां जाते हैं या पार्टी के वरिष्ठ नेता जाते हैं, वो घोषणा करते हैं। पूरा फोकस जो है वो जनजातीय आदिवासी वोटों पर लगा दिया गया है। तो इस तरह कांग्रेस जो है वो अब ये सोच रही है कि उसको लिए मध्य प्रदेश में खोने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए वो इस रणनीति पे है कि कुछ मिल जाए। और भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी केंद्र की योजनाओं के साथ साथ प्रधानमंत्री इस तरह से धुआंधार दौरा कर रहे हैं और अपनी योजनाओं का बखान कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है जो 2024 से जो 2029 इस देश का टर्निंग पॉइंट होगा। कई महत्वपूर्ण जो है वो बड़े निर्णय होंगे जो लोकसभा और राज्यसभा से होकर गुजरेंगे, संविधान बनेंगे। तो इसको लेकर पूरा फोकस अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की अब ये इच्छा है कि क्योंकि उनके बड़े और कद्दावर नेता जिस तरह से पलायन कर रहे हैं, उनको चिंता इस बात की है कि किस तरह से पलायन करने के बावजूद भी हम जो है बचे हुए जो लोग हैं उनके साथ में जनता का विश्वास जीते। जी बिल्कुल। तो मनीष, एक प्रकार से ये बड़ा एक कांग्रेस के लिए एक प्रतिष्ठा का मुद्दा भी है, कांग्रेस के लिए एक जीवन बने का सवाल है। जी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि उनको लगता है कि अगर आप बिखर गए तो हमेशा के लिए बिखर जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी, उनके संगठन जितने हैं वो हर लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं को, प्रधानमंत्री को, राम मंदिर को, धारा 370 को, 3 तलाक को और तमाम जो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है, तो ये चुनाव जो है बहुत ही निर्णायक भी है और बहुत ही दिलचस्पी होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में दिलचस्प ये चुनाव होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। लखनऊ से हमारे साथ में ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी जुड़े हैं। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश की वो बड़ी खबरें कौन सी है जिन पर सभी की नजरें टिकी है, हर खासवाम के बीच में चर्चा का विषय रही है, बताइए। मनीष जी, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, देखिए कि उत्तर प्रदेश में रामपुर की जो सीट है उसमें कहीं न कहीं जो राजनीतिक सरगर्मी तेज हो रही है। आपको बता दूं कि जो सपा का गढ़ कहे जाने वाले रामपुर में जो है अब राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेजी से है और सपा नेता आजम खान के जेल रोड स्थित जो आलीशान आवास के बाद सन्नाटा है। वहाँ जो पहले चहल पहल रहती थी वो आज इस समय सन्नाटा है और घर के दरवाजे बंद है और बाहर की अगर हम देखें तो गली खाली है। पड़ोसियों का कहना है कि कभी उत्तर प्रदेश के सबसे शक्तिशाली राजनेताओं में से एक रहे आजम खान और उनकी पत्नी और बेटे की गिरफ्तारी के बाद से उनके घर पर लोगों का आना जाना बंद है। पिछले दिनों चुनावी मौसम में सपा नेता को जेल रोड संबोधन के लिए कतार में खड़े होते देखा होगा, लेकिन रामपुर के लोगों को याद नहीं आ रहा है कि पिछली बार तब आजम परिवार का कोई सदस्य या कोई करीबी सपा के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ रहा था, लेकिन रामपुर में आज भी आजम का सियासी वर्चस्व बरकरार है। आजम खान के प्रभाव वाले रामपुर में सपा ने उनकी मर्जी के बिना ही दिल्ली के मौलवी मोहिबुल्लाह को न्याय प्रत्याशी बना दिया और आजम खान के करीबी आसिम रजा का नामांकन खारिज हो चुका है मनीष जी। लेकिन देखना अब यह होगा कि रामपुर में कुछ बाजी व स्थान में मोहिबुल्लाह नजवी को कितना सहयोग मिलेगा। वहीं बीजेपी को उम्मीद है कि आजम के गैर मौजूदगी में कहीं न कहीं जो है वो वोट बीजेपी को ट्रांसफर होगा। मनीष जी, मैं बात करना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ जी ने इत्र उत्तरफित के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है खुशियों का यह त्योहार सामाजिक एकता और मजबूत करने के साथ ही आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ाता है। यह पर्व अमन, चैन और सौहार्द का संदेश देता है। ईद के पर्व पर सभी को सद्भाव तथा सामाजिक सौहार्द की ओर से सुदृढ़ करने का संकल्प लेना चाहिए। तो इस तरीके की शुभकामनाएं योगी आदित्यनाथ ने दी है। हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव हैं, वहीं अगर हम बात करें राहुल की, तो ये लोग जो है 12 अप्रैल को कल जो है पीलीभीत का दौरा करेंगे और पीलीभीत में जो जनसभाएं हैं उनकी शुरुआत करेंगे। नवरात्रि में कहीं न कहीं ये जो अखिलेश यादव और राहुल है दोनों लोग एक साथ में पीलीभीत में बिल्कुल ठीक है ज्ञानेश जी। बिल्कुल ठीक है ज्ञानेश जी। हम उत्तराखंड से हमारे स्टेट ब्यूरो भूपेंद्र सिंह पन्नू जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, आपसे भी जानना चाहूंगा कि उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर प्रकाश डालें। बिल्कुल मनीष जी, मैं बता दूं कि आज जो है लोकसभा के चुनाव को देखते हुए आज पीएम नरेंद्र मोदी का जो है
वो ऋषिकेश दौरा रहेगा, क्योंकि जो दो जोन पड़ते हैं उत्तराखंड में, कुमाऊं और गढ़वाल। गढ़वाल में 3 सीटें हैं, 3 सीटों को लेके जो है आज पीएम मोदी जो है अपना विशाल जनसभा करेंगे। वही आपको बता दूं कांग्रेस प्रत्याशी पदभार जो वीरेंद्र सिंह रावत है, उन्होंने एक पोस्ट के जरिए बताया सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि उनका जो खाते हैं वो फ्रीज कर दिए गए हैं, और उन्होंने अपना अकाउंट नंबर और बार कोड पोस्ट किया कि मेरी जो है हेल्प की जाए चुनाव में, क्योंकि मेरे जो खाते हैं और सब सरकार ने सीज कर दिए। वही आप बता दूं कि घर घर जो मतदान का पहला चरण है वो पूरा हो चुका है, जिसमें लगभग 11,275 बुजुर्ग दिव्यांगों ने वोट किया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात आपको बता दूं मनीष जी के लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो रैली है, जो जनसभा है, वो जो जनसंपर्क है वो तेज हो चुका है, क्योंकि उत्तराखंड में जो कांग्रेस को समर्थन दिया है, तो सपा के जितने भी प्रत्याशी थे वो कांग्रेस के लिए जोर लगा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी जो है आज ऋषिकेश का उनका दौरा है, तो वहीं जो है उन्होंने 3 जो सीटें गढ़वाल की हैं उनका जो उनको बनाया गया। जी बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ में हमारे एडिटर इन चीफ जो श्रीवास्तव सर जुड़े। सर आपका बहुत शुक्रिया, चूंकि इस पूरी प्रेस वार्ता को यहीं पर विराम देना होगा, समय का अभाव है। सूरज पाठक जी हमारे एडिटर जुड़े, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। पॉलिटिकल एडिटर प्रभास सर जुड़े हमारे साथ में, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। ज्ञानेश वर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और भूपेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि आज के हमने प्रेस वार्ता कार्यक्रम में देश और दुनिया की तमाम उन बड़ी खबरों पर चर्चा की है जो हर खास आवाम के बीच में चर्चा का विषय रही है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।